Good morning to all my dear students. In the last class, we have discussed about how to calculate mole fraction in vapor phase. वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये टॉपिक हमने देखा था और इसमें मैंने आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में आपको निकालना है तो उसके लिए डाल्टन्स लॉ की हेल्प की जरूरत पड़ती है और यहाँ से हम लोगों ने निकाला था तो अपने पास फॉर्मूला आया था। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को वाई से रिप्रेजेंट किया था, ए के मोल फ्रैक्शन को बी के मोल फ्रैक्शन को वाई बी से रिप्रेजेंट किया था और वाई ए का फॉर्मूला आया था पी नॉट एक्स से बाई पी और वाई बी का आया था पी नॉट बी एक्स बी बाई पी, है ना। और जहां पे पी क्या होता था, टोटल प्रेशर, और पी नॉट ए हमेशा गिवन होता है एक्स से और एक्स बी जो है वो मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज होते हैं जो हम लोग नोन होता है, मतलब हम लोग निकाल सकते हैं दिए हुए मोल्स की हेल्प से। ए और बी का मोल्स दे देता है तो एक्स से मिल जाएगा, एक्स पे मिल जाएगा, उसकी हेल्प से हम लोग वाई ए को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमसे एक और फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले मैंने बनाए थे हर प्रॉब्लम के अंदर, तो इसमें अगर हमसे वाई ए और वाई बी की वैल्यू दिया और टोटल प्रेशर पूछ ले तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी हमें यूज कर सकते हैं अगर हमें वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन के बारे में जानकारी है तो, ठीक है ना। तो ये 3 फॉर्मूले हमने देखे थे और क्वेश्चन मैंने करवाया था उसके ऊपर न्यूमेरिकल पी नॉट ए पी नॉट बी दिया था, एन ए दिया था, एन बी, और हमसे मोल फ्रैक्शन पूछा था वेपर फेज के अंदर। तो एक तो तरीका ये हो गया इस फॉर्मूले से सॉल्व करने का। तो इसमें दिक्कत ये होती थी कि टोटल प्रेशर हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, तो मैंने आपसे कहा था कि आप हमेशा इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, आप इस रिलेशनशिप से जाया करो हमेशा, ये काफी इजी हो जाता है प्रॉब्लम इससे। देखो वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एन ए अपॉन पी नॉट बी इंटू एन बी। पी नॉट ए और पी नॉट बी पता ही है हमें, क्वेश्चन में दिया ही रहता है, और एन ए और एन बी भी लगभग हर क्वेश्चन में हमें दिया रहता है। तो यहाँ से वाई ए भी मिल सकता है, वाई ए बाई वाई बी का रेशियो मिल जाएगा पहले हमें, जैसे 4/9 आया तो वाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/4 प्लस 9, और वाई बी निकालना होगा तो क्या होगा 9 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9, ठीक है ना। तो ये ज्यादा हेल्पफुल है ना, इस पे देखना क्वेश्चंस काफी एक लाइन में सॉल्व हो जाते हैं, पर आप इससे स्टेप से जाओगे तो थोड़ा लंबा लगता है। ये एक लाइन में 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इससे। उसके बाद कुछ हमने ग्राफ्स देखे थे, है ना। ग्राफ्स जैसे लिक्विड फेज में ग्राफ का लाइन स्ट्रेट लाइन आता था, है ना। अगर मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में प्रेशर और वेपर मोल फ्रैक्शन वेपर फेज का लेके ग्राफ पूछे तो वो कर्वेचर के नेचर का आएगा, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन में, डायरेक्ट रिलेशनशिप में नहीं है। यहाँ एक स्ट्रेट लाइन का रिलेशन दिख रहा था। 1/p वर्सेज वाई ए बोला था अगर, तो 1/p वर्सेज वाई ए जब करने जाओगे तो अब ये y बराबर mx प्लस c टाइप का हो जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन आता है। पर चूंकि रेसिप्रोकल वैल्यू है तो ग्राफ उल्टा हुआ था, तो ये भी समझा दिया था मैंने, है ना। फिर एक क्वेश्चन हमने किया था 1/xh वर्सेज 1/y का अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो लीनियर कर्व होगा, क्वेश्चन में गिवन था। तो हमसे इंटरसेप्ट पूछा था और स्लोप पूछा था, तो हमने इसको काफी, है ना, काफी टाइम लगाया था, मैंने इसको समझाया था आपको। ये हम लोग इस तरीके से सोचेंगे जो कि गलत है, बस उसको मॉडिफाई करके निकाला था हमने। तो ये एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, इस तरीके के क्वेश्चंस कभी पूछ ले तो कॉन्सेप्चुअली, ना। तो ये अच्छा प्रॉब्लम था अपने पास। चलो, तो अब आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट बताया था ना, अब उसको थोड़ा सा मैं इन दोनों ग्राफ से लिंक कराता हूं। कैसे, जैसे ये मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज था तो इस तरीके का स्ट्रेट लाइन आता है, और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज पूछे हमें तो इस तरीके का कर्वेचर नेचर का ग्राफ आता है। अगर हमें केवल नीचे मोल फ्रैक्शन दे दे तो क्या होगा, तो आज हम लोग उस तरीके का ग्राफ देख रहे हैं, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला एक ग्राफ, और हम लोग देखते हैं जिस ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ में आपको यहाँ पे वेपर प्रेशर दिया हुआ है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। और नीचे केवल लिखा है उसने मोल फ्रैक्शन, नीचे क्या लिखा है मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में है कि वेपर फेज में है ये हमें पता नहीं है, किसी भी फेज में हो सकता है। अगर मोल फ्रैक्शन हमारा लिक्विड फेज में होता है तो हमारा ग्राफ का नेचर कैसा आता है, पी नॉट ए से पी नॉट बी जाते हैं हम लोग, है ना। ये पी नॉट बी लेस वोलाटाइल हम लोग मान रहे हैं और बार बार पी नॉट ए को मोर वोलाटाइल माने थे। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है कब, जब ये लिक्विड फेज में खींचा जाएगा ग्राफ को तो, और वेपर फेज में खींचेंगे तो बनाया था ना हमने दोनों ग्राफ। देखो, वेपर प्रेशर वर्सेज मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज तो स्ट्रेट लाइन आता है, जो पहले हमने पढ़ा था, बनाया था मैंने। और वेपर प्रेशर का अगर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज में पूछोगे तो कैसा आएगा, कर्व नेचर का। तो ये चूंकि मोल फ्रैक्शन दिया है तो ये लिक्विड में भी हो सकता है या वेपर में भी, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये हमारा
लिक्विड का भी मोल फ्रैक्शन ले सकते हैं या वेपर का, दोनों का ले सकते हैं। तो जब लिक्विड का लोगे तो स्ट्रेट लाइन ऐसा आएगा, और वेपर फेज में लोगे तो ये कर्वेचर नेचर का आएगा, इस तरीके का, है ना। तो होता क्या है, देखो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ, अब थोड़ा सा ये रिवाइज कर ले, ध्यान दो। कॉन्सेप्ट ऑफ बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट पढ़ा था ना हमने। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बबल पॉइंट क्या होता था, जिसपे पहला ड्रॉप वेपर का बनता था उसको बबल पॉइंट बोलते थे, और जब फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर कंडेंस होता था तो उसको ड्यू पॉइंट बोलते थे, या लास्ट ड्रॉप लिक्विड का बचा रहता था उसको क्या बोलते थे, ड्यू पॉइंट। और इसको मैंने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से आपको समझाया भी था कि लिक्विड को वेपर में डालना है तो प्रेशर को कम करना पड़ता है, वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ता है। तो एक बार थोड़ा सा पिस्टन को उठाया था तो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ बबल पॉइंट बना था, थोड़ा और उठाया तो और ज्यादा वेपर बने थे, थोड़ा और पिस्टन को रेज करने पे पूरा का पूरा वेपर बचा था और केवल एक ड्रॉप लिक्विड की बची थी, उसको हम लोग ड्यू पॉइंट बोल रहे थे। और इसके बाद भी अगर पिस्टन को उठा दिया तो केवल और केवल उसमें क्या बचता था, वेपर। तो अब ये वाला थोड़ा सा ग्राफ अगर इसके ऊपर हमसे पूछे किस तरीके से सिचुएशंस को दिखाया जाएगा, तो मैंने आपको बताया ये वाला लाइन कब आएगा, लिक्विड वाला। तो इसके ऊपर कभी भी रहोगे इस ग्राफ के ऊपर, तो इस ग्राफ के ऊपर हमेशा किस फेज में आप रहेंगे, लिक्विड फेज में। और ये वाला ग्राफ किसके करेस्पॉन्डिंग आया था, वेपर के करेस्पॉन्डिंग। तो इस ग्राफ के नीचे हमेशा कौन सा फेज दिखाई देता है हमको, वेपर फेज। इस ग्राफ के नीचे हमेशा क्या होता है, वेपर। और जो लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम होता है वो इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में एग्जिस्ट करता है। जो लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम होता है, ये लिक्विड वाली लाइन थी और ये वेपर वाली लाइन थी, इन्हीं के बीच में लिक्विड और वेपर का क्या रहता है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं, अगर सपोज करो हम लोग यहाँ पे हैं, है ना, पॉइंट मान लो इसको मैंने पॉइंट ए का, हम लोग कहाँ पे हैं, पॉइंट ए पे हैं। तो मैंने आपको पहले ये बताया था, पहले तो ये देख लेते हैं हम। अगर गैस को मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं हम लोग, गैस को अगर लिक्विड में भेजना है तो क्या करना पड़ता है। तो गैस मतलब हमारे लिए गैस मतलब क्या, वेपर ना। तो वेपर को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, गैस को लिक्विड में डालना है तो उसको कंप्रेस करना पड़ेगा, है ना, दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कंप्रेस करना पड़ता है। और कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है, प्रेशर को बढ़ाना। कंप्रेस करने का मतलब क्या है, प्रेशर को बढ़ाओ तो कंप्रेस होगा वो चीज। और अगर मान लो हमें लिक्विड से वेपर में जाना है तो क्या करना पड़ता है, लिक्विड से वेपर में या गैस में जाना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट में हमने लिक्विड से ही शुरू किया था ना। तो इस लिक्विड से इस वेपर फॉर्म में आने के लिए क्या कर रहे थे हम लोग, पिस्टन को ऊपर उठाते जा रहे थे ना, मतलब एक्सपेंड कर रहे थे। तो वेपर फेज में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ता है। और एक्सपेंड करने का मतलब क्या हो गया, प्रेशर को कम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप सपोज करिए आप पॉइंट ए पर हैं, तो पॉइंट ए पे केवल और केवल क्या हमें दिखाई देगा, यहां मैं लिखते हुए चल रहा हूं, देखते जाना सिचुएशंस को। पॉइंट ए पे हमें क्या दिखाई देने वाला है, पॉइंट ए पे हम पूरी तरह से किस फेज में रहेंगे, लिक्विड फेज में। पॉइंट ए पर हम किस तरीके से रहेंगे, लिक्विड फेज में। जैसे जैसे पॉइंट ए से मैं नीचे आऊंगा, पॉइंट ए से नीचे आते जाएंगे, नीचे आते आते सपोज करो इस पॉइंट पे आ गए। इस पॉइंट को मैंने पॉइंट बोल दिया बी। पॉइंट बी पे क्या, पॉइंट बी पे पहला लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होने वाला है। तो मतलब पॉइंट बी आते ही फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर बनेगा, है ना। तो पॉइंट बी को हम लोग क्या बोलेंगे, बबल पॉइंट बोला जाएगा। पॉइंट बी हमारे लिए क्या कहलाएगा, बबल पॉइंट। क्योंकि लिक्विड पूरा देखो इस लाइन के ऊपर पूरा लिक्विड था, और जैसे हम लोग इस लाइन पे आए लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म हो गया, तभी इक्विलिब्रियम एग्जिस्टेंस में आ गया। फिर थोड़ा सा और नीचे आएंगे हम लोग, मान लो यहाँ पे आ गए, इसको मैंने अगर सी पॉइंट बोला, बीच में आ गए। तो सी पॉइंट पे क्या है, पॉइंट सी पे क्या दिखाई देने वाला है हमें, पॉइंट सी पे। तो पॉइंट सी पे अब लिक्विड और वेपर दोनों एक साथ हैं, लिक्विड प्लस वेपर दोनों किस में है, इक्विलिब्रियम में है। दोनों किस में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे। दोनों का सिग्निफिकेंट अमाउंट होगा। अच्छा आप सी से भी नीचे आओ। अच्छा हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रेशर कम करते आ रहे हैं ना। देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा है, फिर धीरे धीरे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम होता आ रहा है। तो वेपर प्रेशर अगर हम लोग कम करते जा रहे हैं प्रेशर को, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होता जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये से हम लोग बी पे आए तो कम हुआ प्रेशर, बी से सी पे और कम हुआ। अब सपोज करिए आप सी से और नीचे आ रहे हैं, सी से अब इस पॉइंट पे आ गए, कर्व के इस पॉइंट पे। इसको कौन सा पॉइंट बोल दिया जाए, डी पॉइंट। तो जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी पे आप किस फेज में आ जाएंगे, पॉइंट डी को क्या बोलोगे, पॉइंट डी को बोला जाएगा ड्यू पॉइंट। पॉइंट डी को क्या बोलेंगे हम लोग,
ड्यू पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि ड्यू पॉइंट पे केवल और केवल, अब हमें देखो लिक्विड तो बहुत कम अमाउंट में हो गया, वेपर का ज्यादा अमाउंट हो गया ना, तो लिक्विड का एक ड्रॉप बचा और वेपर का ज्यादा बचेगा। और इससे भी अगर नीचे आ गए तो मान लो पॉइंट ई पे आ गए, तो पॉइंट ई पे क्या रहेगा, पॉइंट ई पे केवल और केवल क्या दिखाई देने वाला है, हमें वेपर दिखाई देने वाला है। तो पॉइंट ई आते ही हमें केवल और केवल क्या मिलेगा, वेपर फेज मिलेगा। वेपर फेज में रहेंगे हम लोग। शुरू में हम लोग कहाँ से शुरू किए, लिक्विड फेज से। जब पॉइंट ए पे थे तो लिक्विड फेज में थे, जैसे जैसे कम करते आएंगे ये लाइन पे आते ही क्या मिलेगा, हमें पॉइंट बी मिलेगा। और पॉइंट बी होने का मतलब वो बबल पॉइंट है, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म हो चुका है। और लिक्विड वेपर का जो इक्विलिब्रियम है इसी कर्व के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। और बी से सी पॉइंट पे आओगे जैसे ही, तो सी पॉइंट पे तो लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में आएंगे। सी से नीचे डी पे, जैसे नीचे वाले कर्व पे आओगे तो डी पॉइंट पे, हम डी पॉइंट को क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट, क्योंकि अब यहाँ पे वेपर ज्यादा अमाउंट में हो गया और लिक्विड की एक बूंद बची है। और इस डी पॉइंट के भी नीचे चले आओगे तो क्या आएगा, ई पॉइंट। और ई पॉइंट पे पूरी तरह से किस फेज में रहेंगे हम लोग, वेपर फेज में। जो हमने यहाँ पे किया है काम सेम वही किया है मैंने पूरी शुरुआत किससे की है, लिक्विड से लिया है। यहाँ पूरा हमने प्योर लिक्विड लिया था। जैसे ही हमने पिस्टन को उठाया था, पहला ड्रॉप बबल का बना था और फर्स्ट ड्रॉप ऑफ बबल फॉर्म होते ही बबल पॉइंट बोले थे। तो देखो ये बी पॉइंट का मतलब बबल पॉइंट आ गया। हमने प्रेशर को ड्रॉप किया ना, नीचे से ऊपर आ रही है, प्रेशर की एक्सिस है, तो प्रेशर कम हुआ तो हमने ऊपर उठाया था तो प्रेशर ड्रॉप हुआ था एक्सपेंशन करते समय। फिर थोड़ा सा और हम लोग पिस्टन को रेज किए थे तो वेपर और लिक्विड दोनों आए थे। तो देखो पॉइंट सी है, पॉइंट सी पे वेपर और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में आए थे। फिर हमने थोड़ा सा और पिस्टन को ऊपर उठाया था, पिस्टन को और थोड़ा सा ऊपर उठाया था, तो ज्यादा वेपर ज्यादा अमाउंट में हो गया था और लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर बचा था। तो पिस्टन को और ज्यादा उठाए तो सी से कहाँ पे आ जाएंगे, डी पे। और डी पॉइंट पे आते ही हमें, डी पॉइंट मतलब ड्यू पॉइंट आ जाएगा, तो वहां पे केवल एक बूंद बचेगा। और इससे भी ऊपर अगर पिस्टन को उठाए तो जो एक बूंद लिक्विड का बचा था ये भी वेपर फॉर्म में, कंप्लीट वेपर में आ जाएगा। तो डी से आप ई में आएंगे तो कंप्लीट किस फॉर्म में आएंगे, वेपर फॉर्म में। तो आई होप कि अब इस चीज को इस ग्राफ से भी हमें लिंक करने आ गया कि किस तरीके से ग्राफ को दिखाया जाता है, किस तरीके से ये होता है, बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट किस तरीके से हमें दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ भी मुझे बताना था, तो इस ग्राफ को भी दिमाग में रखिएगा कि किस तरीके से ग्राफ ऑफ बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट दिखाए जाते हैं दोनों। लिक्विड के लिए कभी भी लाइन पूछे तो लिक्विड की लाइन, तो लिक्विड में मोल फ्रैक्शन की लाइन स्ट्रेट लाइन होती है और वेपर फेज में वही कैसा होता है, कर्व नेचर का हो जाता है ना। मोल वेपर प्रेशर वैसे मोल फ्रैक्शन, और जो लिक्विड वेपर का जोन है वो इक्विलिब्रियम में रहता है इन्हीं दोनों के बीच में, है ना। इन्हीं दोनों के बीच में लिक्विड और वेपर आपस में क्या रहता है, इक्विलिब्रियम। मतलब वेपर प्रेशर इसी जोन के लिए डिफाइंड है। इसके ऊपर वेपर प्रेशर की कोई मीनिंग नहीं है, इसके नीचे वेपर प्रेशर का कोई मीनिंग नहीं है। इसके ऊपर केवल और केवल लिक्विड है, मतलब वेपर प्रेशर, वहां पे वेपर बनेगा ही नहीं। और इसके नीचे केवल और केवल क्या है, वेपर, मतलब पूरा का पूरा केवल क्या है, गैस। तो वेपर प्रेशर जो डिफाइंड होगा वो केवल इसी जोन में डिफाइंड होगा। तो वेपर प्रेशर इज डिफाइंड ओनली इन दिस जोन। केवल इस जोन में वेपर प्रेशर की डेफिनेशन है। इसके ऊपर केवल और केवल लिक्विड मिलेगा और इस लाइन के नीचे केवल और केवल वेपर मिलेगा। तो इसी में हम लोगों को वेपर प्रेशर की डेफिनेशन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड और वेपर किस में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। समझे क्या इस बात को। तो इस तरीके का ग्राफ होता है। तो आप एक चीज और देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो, हर मोल फ्रैक्शन के करेस्पॉन्डिंग, जैसे मान लो इस मोल फ्रैक्शन की वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं, हर मोल फ्रैक्शन के करेस्पॉन्डिंग एक मैक्सिमम वैल्यू है प्रेशर की और एक मिनिमम वैल्यू है प्रेशर की, है ना। हर मोल, किसी भी मोल फ्रैक्शन पे आओ, चलो इस मोल फ्रैक्शन पे आओगे तो देखो इसके करेस्पॉन्डिंग ये प्रेशर की मिनिमम वैल्यू है और ये प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू है। तो हर मोल फ्रैक्शन के करेस्पॉन्डिंग एक प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू होती है और एक प्रेशर की मिनिमम वैल्यू होती है, जिनके बीच में ही हमारा लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम एग्जिस्टेंस में रहता है। तो ये ग्राफ हमें पता होना चाहिए किस तरीके से होता है, ठीक है। तो आज हम लोग अब इसी से आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकाला था ना, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में जो हमने ये निकालना सीखा था, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो आज इसी वेपर को हम लोग कंडेंस कराते हैं, जहां से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट आता है। इस वेपर को हम लोग क्या कराएंगे, अब जो वेपर इकट्ठा हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग दूसरे कंटेनर में जोड़ के कंडेंस कराएंगे। तो कंडेंस कराने के बाद क्या होता है, किस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या मीनिंग होता है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में ले रहा हूँ। चलो तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है।
तो हेडिंग डाल देता हूं मैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वर्ड आपने सुना ही है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, दो मिक्सेबल लिक्विड को, जो दो लिक्विड मिक्स हो जाते हैं उनको सेपरेट करना ही क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसका कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर के अंदर है और किस तरीके से आता है। अब बेसिकली इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग करने वाले क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन आफ्टर कंडेंसेशन, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन आफ्टर कंडेंसेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कॉन्सेप्ट में हमसे क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं कि कंडेंस कराने के बाद बताइए क्या मोल फ्रैक्शन होगा, किस तरीके से होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने कल पढ़ा है सेम उसी तरीके से है, कुछ नई चीज नहीं है। देखो हमारे पास सॉल्यूशन बना रहता है ए और बी का, ये हमारे पास मान लीजिए सॉल्यूशन बना है किसका, ए प्लस बी। अच्छा, सबसे पहली बात फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट किनके लिए आएगा, जिनमें दोनों हमारा वोलाटाइल नेचर के लिक्विड्स रहेंगे, लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों वोलाटाइल हैं, उन दोनों को अलग करना, सेपरेट करना ही क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हम लोगों ने जो कल टॉपिक पढ़ा था ना, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। सॉल्यूशन ए भी लिया था, उसका लिया था, वेपर हमने बनाया था, फिर वो इक्विलिब्रियम में था। अब इसी वेपर को हम लोग क्या कराएंगे, कंडेंस कराएंगे दूसरे कंटेनर के अंदर, फिर दूसरे कंटेनर में कंडेंस कराएंगे। तो इसको कंडेंस कराओगे तो लिक्विड में हो जाएगा, फिर उसका कुछ वेपर बनेगा, ठीक है ना, फिर उसको तीसरे कंटेनर में कंडेंस करा सकते हैं हम लोग। फिर से इस तरीके के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो क्या होता है इस कॉन्सेप्ट में, देखिए सॉल्यूशन ए और बी का हमें बना हुआ रहेगा। ए और बी का अगर सॉल्यूशन बना रहेगा तो सरफेस पे दोनों के मॉलिक्यूल्स आएंगे, ए के बी और बी के बी, ए का मॉलिक्यूल बी का मॉलिक्यूल, ए का मॉलिक्यूल बी का, ए का मॉलिक्यूल और बी का मॉलिक्यूल, ठीक है, इस तरीके से। और इसके अंदर आएंगे और जब ये वेपर फॉर्म में आएगा तो यहाँ पे इसके वेपर इकट्ठा होंगे वेपर फॉर्म में। तो यहाँ वेपर में भी ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स आएंगे, ए के बी के, ए बी, ठीक है। हम लोग करते क्या है, ये देखो ये वेपर फेज है, तो वेपर फेज में हमें एक्स ए और एक्स बी, ये वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन हमें पता रहेगा, ये वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन हमें क्या रहता है, नोन रहता है, ये हमें नोन रहता है वेपर फेज में। और इन सॉल्यूशन ए और बी से मिलकर बना है, तो पी नॉट ए एंड पी नॉट बी हमें प्रॉब्लम में क्या रहता है, गिवन। पी नॉट ए और पी नॉट बी तो दिया रहेगा, जिससे बनेगा एक्स ए और एक्स बी हमें क्या रहता है, नोन रहता है। तो यहाँ पे हम लोग किस फेज में है, लिक्विड में है। यहाँ पे किस फेज में रहते हैं, इस लाइन के नीचे हम लिक्विड फेज में रहते हैं। और जैसे ही हम लोग इस वेपर में आते हैं, तो कल मैंने सिखाया था इसमें हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वाई ए और वाई बी से। तो ये वैल्यू दोनों हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। और ये कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे हम लोग किस फेज में रहते हैं, वेपर फेज में। तो कल के कॉन्सेप्ट में हमने ये सीखा था ना, ये वाई ए और वाई बी को कैलकुलेट करना सीखा था हमने। तो ये वाई ए और वाई बी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। एक्स से एक्स बी नोन रहेगा बाय द गिवन मोल से, पी नॉट ए और पी नॉट बी भी पता रहेगा, तो वाई ए और वाई बी हमें मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराना है, मतलब कंडेंसेशन के बाद मोल फ्रैक्शन पता करना है। ये हमने कल सीखा कैलकुलेट करना। आज हम लोग कंडेंसेशन के बाद क्या मोल फ्रैक्शन होगा वो सीखेंगे। तो हम लोग करते क्या, बेसिकली इसमें हम लोग यहां से पाइप लगा देंगे, है ना, दूसरा कंटेनर लाकर कनेक्ट करेंगे। देखो यहां से एक दूसरे कंटेनर को लाके कनेक्ट कर देंगे इसके साथ हम लोग। देखो इस तरीके से एक सेकंड कंटेनर में लाके हमने क्या कर दिया, इसे कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही दूसरे कंटेनर में कनेक्ट कर दिया, अब होता क्या है, यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं कंडेंसर को। देखिए यहाँ हम लोग एक लगा देते हैं कंडेंसर। जो भी वेपर यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, इस वेपर को हम लोग यहाँ से पास होने देंगे, यहाँ से निकलेगा वेपर, ठीक है। तो यहाँ से वेपर जैसे जैसे पास होगा, ये वेपर इधर से निकलता हुआ आएगा। और वेपर को पास कहाँ से कराते हैं, ये हमारे लिए कंडेंसर है। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या है, कंडेंसर का काम होता है विच कंडेंसेज वेपर इनटू लिक्विड, जो वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं, कंडेंसेज किसको, वेपर इनटू लिक्विड। तो कंडेंसेज वेपर इनटू लिक्विड, ये वेपर को किस में कंडेंस करता है, लिक्विड फॉर्म में।
तो ये कंडेंसर है। कंडेंसर से क्या होता है, यहाँ से वेपर आएगा। कंडेंसर में यहाँ पे क्या आएगा, वेपर आएगा इस तरीके से। कंडेंसर के इस टर्मिनल पे जब आएगा वेपर आएगा, और जब इस कंडेंसर से बाहर निकलेगा पास होने के बाद, तो यहाँ से जब वो पास होके निकलेगा तो किस फेज में आ जाएगा, लिक्विड फेज में। तो यहाँ से लिक्विड फेज में जाएगा और यहाँ आके इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ आके इकट्ठा होगा तो फिर से तो सॉल्यूशन किसका रहेगा, ए बी का ही रहेगा। ये ए और बी के ही तो वेपर है। ए और बी के वेपर यहाँ कंडेंसर से पास कराते हैं। कंडेंसर से पास होने के बाद यहाँ इकट्ठा करेंगे तो फिर से सॉल्यूशन किसका बनेगा, ए और बी का। कंडेंसर में जाने से पहले किस फॉर्म में रहेगा, वेपर रहेगा। कंडेंसर में जाने से पहले क्या दिखाई देगा, वेपर। और कंडेंसन से ये वेपर फॉर्म में जा रहा है। और कंडेंसर से जैसे ही पास होगा, कंडेंसर से पास होने के बाद वो किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड। तो यहाँ पे हमें किस फॉर्म में दिखाई देगा, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है ना। तो कंडेंसर के अंदर एंटर करते समय वेपर फॉर्म में जाएगा। जो भी वेपर बना हमारा सॉल्यूशन ए बी का, उसको कंडेंसर से पास कराया इस वेपर को, और कंडेंसर से पास कराने के बाद किस फॉर्म में आया, लिक्विड फॉर्म में आया। और इस लिक्विड फॉर्म में आने के बाद इसमें अलग कंटेनर में हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। और इस कंटेनर में इकट्ठा कर लेंगे तो फिर मान लो इसका ये यहाँ पे सॉल्यूशन ए और बी रहेगा। तो मान लो फिर से ये क्या होगा, फिर से इसका वेपर कुछ तो बनेगा इस कंटेनर के अंदर आने के बाद। तो इसमें जो मान लो सॉल्यूशन इकट्ठा होता है ना, उसके मोल फ्रैक्शन को हम लोग दिखाते हैं x1a से, x1a, और इसको दिखाएंगे x1b से। तो ये हो गया सॉल्यूशन ए और बी का। जो भी यहाँ पे वेपर इकट्ठा हुआ ना, उस वेपर को हमने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया तो उसका फिर से सॉल्यूशन बन गया। उस सॉल्यूशन फेज में अगले, मतलब देखो इसको बोला जाता है, पहले ये देखो, इसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिनल सॉल्यूशन। ये हमारे लिए कैसा सॉल्यूशन था, ओरिजिनल सॉल्यूशन था। और ये जो हमारे लिए बना है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कंडेंसेट, है ना। ये सबसे पहला हमारा फर्स्ट कंडेंसेट कहलाता है, या इसको फर्स्ट डिस्टिलेट भी बोलते हैं ना। तो इसका हम लोग फर्स्ट डिस्टिलेट भी बोल सकते हैं, फर्स्ट डिस्टिलेट भी कहा जाता है इसको। तो या तो फर्स्ट कंडेंसेट बोल दो या फर्स्ट डिस्टिलेट बोलो, दोनों एक ही बात है। तो हमारा क्वेश्चन यही पूछेगा, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन आफ्टर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होने के बाद मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करिए। तो या तो इस सॉल्यूशन के x1a और x1b क्या है, ये हो गया हमारे लिए मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। ये किस में मोल फ्रैक्शन हो गए, लिक्विड फेज में। किसके, इस वेपर के। और यहाँ पे इनका जब वेपर बनेगा, फर्स्ट कंडेंसेट के अंदर जो वेपर बनेगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं y1a, मतलब फर्स्ट कंडेंसेट का वेपर, और ये y1b, मतलब ये b का हो गया। तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो ये पहले हम लोगों को ये समझना है कि क्या हो रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है। ठीक है ना। तो देखो ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, ओरिजिनल सॉल्यूशन में सॉल्यूशन ए और बी का हमने बनाया, जिसका हमें मोल्स पता रहेगा तो मोल फ्रैक्शन पता हो जाएगा, पी नॉट ए पी नॉट बी पता रहेगा। उसका जो भी वेपर बना उस वेपर को हमने पास कराया कंडेंसर से। ये कंडेंसर से पास होने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में निकलेगा, फिर से एक दूसरे कंटेनर में इकट्ठा करते हैं, उसको हम लोग फर्स्ट कंडेंसेट बोलते हैं या फर्स्ट डिस्टिलेट बोलते हैं। और जो ये इकट्ठा हो गया फिर इसका भी वेपर यहाँ पे बन जाएगा। अब आपने पढ़ा हो थोड़ा सा, अगर पता हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता क्या, करते क्या हम लोग, जैसे इसमें इकट्ठा किया, अब क्या होगा, फिर से यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है दो मिक्सेबल लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। जैसे अल्कोहल और वाटर आपस में अगर मिक्स हो गए तो उनको अलग करने के लिए क्या लगाया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सबसे पहली बात कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दो वोलाटाइल लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है, और दोनों वोलाटाइल लिक्विड का नेचर क्या होना चाहिए, डिफरेंट। मतलब पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। मतलब दोनों अगर लिक्विड सेम, पी नॉट ए और पी नॉट बी इक्वल कब हो सकता है, जब दोनों लिक्विड सेम हो जाए। और जब दोनों लिक्विड सेम हो जाएंगे तो वो तो प्योरी फॉर्म में रहेगा ना, उसको कोई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पी नॉट ए और पी नॉट बी अलग अलग है तो जाहिर सी बात है एक वैल्यू बड़ी होगी एक छोटी, तो हम लोग मान के हमेशा ही चल रहे हैं कि ए हमारा मोर वोलाटाइल है, बी क्या है, लेस वोलाटाइल है। तो होता क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से दो मूसेबल लिक्विड को अलग करते हैं, जैसे पी नॉट ए और पी नॉट बी। तो पी नॉट ए ज्यादा होने का मतलब ये क्या हो गया, ये मोर वोलाटाइल है, ये सब्सटेंस कैसा हो गया, मोर वोलाटाइल। और जो पी नॉट बी है ये कैसा है, लेस वोलाटाइल सब्सटेंस है। तो मोर वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होता है, मोर वोलाटाइल सब्सटेंस का कल मैंने बताया था ये चीज आपको। देखिए कल मैंने एक चीज बताई थी आपसे, जो मोर वोलाटाइल जैसे पी नॉट और ग्रेटर देन पी नॉट बी है, तो जो ज्यादा वोलाटाइल सब्सटेंस होता है ना उसका वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन भी क्या आता है, ज्यादा।
तो वाई ए की वैल्यू वाई बी से क्या आएगी, ज्यादा आएगी, है ना, जो ज्यादा होता है। कल एक क्वेश्चन भी हमने किया था, ये भी मैं आपको दिखाऊं। देखो जरा सा, हमारा कल ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कि दो वोलाटाइल लिक्विड्स थे ए और बी, जिसमें पी नॉट ए 100 है, पी नॉट बी कितना है 150, इसके 2 मोल इसके 3 मोल, और इनके जब हमने वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किए थे तो वाई ए कितना आया था 4/13 और वाई बी कितना आया था 9/13। अब देख सकते हैं 9/13 और 4/13 में कौन सी वैल्यू बड़ी है, वाई बी की वैल्यू क्या है, वाई ए से बड़ी है। ये वाई बी की वैल्यू वाई ए से क्या है, बड़ी। तो वाई बी की वैल्यू क्यों बड़ी है, क्योंकि इसका पी नॉट ज्यादा है। तो जिसका पी नॉट ए से पी नॉट भी ज्यादा है ना, और देखो इसके मोल्स भी ज्यादा है, तो बहुत कंफ्यूजन ये होता है कि सर मोल्स ज्यादा होने की वजह से ज्यादा है। नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। जो ज्यादा वोलाटाइल सब्सटेंस होता है उसका वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन भी क्या आता है, ज्यादा आता है। तो अगर हमारा ये पी नॉट ए और ये पी नॉट बी है, तो अगर वेपर फेज में इसके मोल फ्रैक्शन को मैं कंपेयर करूं ना, तो वाई ए का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, वाई बी से ज्यादा, है ना। वाई ए का मोल फ्रैक्शन, वाई ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में वाई बी से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो देखो यहाँ पे वाई ए की वैल्यू वाई बी से ज्यादा आएगी। इसी वेपर को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कंडेंस कर लिया। इसी वेपर को हमने कंडेंस किया है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं x1a किसके बराबर होगा, x1a की वैल्यू किसके बराबर होगी और x1b की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो x1a किसके बराबर होगा, फर्स्ट कंडेंसेट के अंदर अगर मैं पूछूं मोल फ्रैक्शन ऑफ a किसके बराबर होगा, तो क्या इन्हीं वेपर को हमने इकट्ठा किया है यहाँ पे। सपोज करो ये 10 ग्राम वेपर बना, ये कितना बना, मान लो ये 10 ग्राम वेपर था। इस 10 ग्राम वेपर को लेकर गए हम लोग, और यहाँ पे 10 ग्राम का ये वेपर है, ये क्या है 10 ग्राम का वेपर, और यहाँ पे 10 ग्राम का क्या बना लिया हमने, लिक्विड। अगर इस 10 ग्राम के वेपर को हमने इसी वेपर को हमने इकट्ठा किया है तो लिक्विड में आया। तो अगर 10 ग्राम वेपर है तो लिक्विड भी कितना बनेगा, 10 ग्राम। अब इस 10 ग्राम वेपर में मान लो ए का 4 ग्राम था और बी का सपोज करो 6 ग्राम है, ठीक है ना। इस 10 ग्राम वेपर में ए का कितना है 4 ग्राम और बी का कितना है 6 ग्राम। जब इसका 10 ग्राम मैं लिक्विड बना दूंगा तो 10 ग्राम लिक्विड के अंदर क्या कंपोजिशन बदल जाएगा, नहीं, कंपोजिशन वही रहेगा। यहां भी ए की वैल्यू कितनी रहेगी, 4 ग्राम बनेगा, और बी कितने ग्राम बनेगा, 6 ग्राम ही बनेगा। उसी वेपर को हमने उठा के लिक्विड बनाया ना। तो जैसे यहाँ पे ये 4 ग्राम है, बी कितना है 6 ग्राम, तो लिक्विड फॉर्म में आने के बाद भी ये 4 ग्राम रहेगा और बी कितना 6 ग्राम। इसी वेपर को हमने इकट्ठा किया है इसके अंदर, ठीक है ना। तो जो वाई ए और वाई बी की वैल्यू है वही x1a और x1b की वैल्यू होगी। क्या है, समझ पाए, क्या x1a जो होगा मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज जो होगा, क्या वो वाई ए के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और x1b की वैल्यू को हम लोग वाई बी के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं। ये कैसे किया, ये समझे क्या बात को, कैसे कर रहा हूं मैं, मेरा समझाने का तरीका ये। देखो 10 ग्राम अगर वेपर है तो 10 ग्राम वेपर अगर यहां से पास कराओगे तो 10 ग्राम लिक्विड बनेगा। उस 10 ग्राम वेपर में मान लो 4 ग्राम ए था और 6 ग्राम बी का था। 4 ग्राम ए का था वेपर और 6 ग्राम किसका था, बी का। तो जब वो लिक्विड फॉर्म में आएगा तो भी तो 4 ग्राम लिक्विड का ही रहेगा और 6 ग्राम बी का रहेगा। 4 ग्राम लिक्विड ए का रहेगा और 6 ग्राम लिक्विड बी का रहेगा। मतलब ये x1a की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, ya के बराबर, और जो x1b की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, yb के बराबर। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ सकता था कि फर्स्ट कंडेंसेट में जो लिक्विड आएगा उसका मोल फ्रैक्शन बताओ, तो डायरेक्ट यही हो जाएगा। हमसे ये भी पूछ सकता है फर्स्ट कंडेंसेट के अंदर y1a और y1b मतलब मोल फ्रैक्शन जो वेपर फेज में आएंगे इसकी वैल्यू बताओ। तो इसको कैसे निकालोगे, तो कल वाला कॉन्सेप्ट लगा के निकाल सकते हैं ना इनको हम लोग, ठीक है। तो देखो x1a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ya, और x1b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1b की वैल्यू yb। और हमसे अगर मान लो ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर प्रेशर, अगर हमसे इसमें मान लो इसमें प्रेशर पूछ लिया, प्रेशर इन फर्स्ट कंडेंसेट, ओरिजिनल का तो निकाल लोगे ना, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पे अगर ओरिजिनल प्रेशर पूछा जाए तो कितना है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये ओरिजिनल प्रेशर है। और जब फर्स्ट कंडेंसेट में आएगा तो प्रेशर आफ्टर फर्स्ट डिस्टिलेट बोल दे, या प्रेशर इन फर्स्ट डिस्टिलेट बोल दे, या फर्स्ट कंडेंसेट, तो प्रेशर कितना आएगा आपका फर्स्ट डिस्टिलेट या फर्स्ट कंडेंसेट में। अगर प्रेशर हमसे पूछ ले तो किसके बराबर आएगा, बताओ कैसे निकालोगे। क्या पी नॉट ए की वैल्यू बदलेगी, क्या पी नॉट ए कभी भी नहीं बदलता, बताया मैंने, वो अमाउंट वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। पी नॉट ए एक्स ए की जगह पे अब क्या लिखेंगे हम लोग, x1a प्लस पी नॉट बी x1b, ठीक है ना। तो पी नॉट ए x1a प्लस पी नॉट बी x1b हो जाएगा ये।
इसमें फर्स्ट में पूछ ले तो। अब क्वेश्चंस क्या रहता है हमसे सेकंड, अब जैसे y1a और y1b पूछ ले तो कैसे निकालोगे बताओ? y1a और y1b के लिए क्या लगा दोगे? जो पीछे हम लोगों ने ya और yb इसकी हेल्प से निकाला था उसी तरीके से y1a और y1b भी निकल जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना? कैसे निकालोगे बताओ? y1a निकालना है और y1b निकालना है अगर हमें, तो ये कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? तो जो कल मैंने बताया था वही लगा दो फॉर्मूला, y1a अपॉन y1b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ? पी नॉट ए x1a लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई पी नॉट बी x1b, और डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर यहाँ भी आएगा, टोटल प्रेशर यहाँ भी आएगा, तो ये टोटल प्रेशर से तो कट जा रहे थे ना, तो ये हम लोग सिंप्लीफाई करके निकाल दे रहे थे ना, बाद में मोल्स के बराबर हो जा रहा था। तो हमारा y1a अपॉन y1b इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? पी नॉट ए x1a अपॉन पी नॉट बी x1b, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो हम अब बहुत ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है थोड़ा सा, है ना, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। मेन बात ये हमें समझना है कि होता क्या है, जिस लिक्विड का वोलेटाइल नेचर ज्यादा होता है उसका वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन ज्यादा होता है। तो यहाँ YA की वैल्यू YB से क्या रहेगी? ज्यादा। अच्छा, इस वेपर को जब हमने इकट्ठा कर दिया तो इसके अंदर x1 y1 के बराबर है और ये YB, तो यहां भी क्या हो गया, ए का वेपर इसमें आने के बाद भी इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ गया। फिर इनका जब मोल वेपर फेज बनेगा तो इस वेपर फेज में भी y1a की वैल्यू y1b से क्या हो जाएगी? बड़ी, मतलब ये वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। फिर से इकट्ठा करोगे, फिर से वेपर बनाओगे तो फिर से वैल्यू क्या होती है? बढ़ती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि इसमें ए ज्यादा वोलेटाइल था ना, उसका बार बार जितने बार आप डिस्टिलेशन करते जाओगे, एक बार और अगर लगाया, एक बार और लगाया, इस तरीके से अलग अलग कंटेनर में करते जाओ, एक के बाद दूसरा, जैसे पहला पाइप से दूसरे में गए, दूसरे से तीसरे में गए, तीसरे से चौथे में गए, इस तरीके से अगर आप बढ़ते जाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि आखिरी वाले कंटेनर के अंदर केवल और केवल जो सबसे ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड है ना वही बच जाता है। तो जब सबसे ज्यादा वो बच गया, इसका मतलब हमने उसको सेपरेट कर दिया ना, यही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। वही क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे जैसे आप जितनी बार कंडेंस कराते जाते हैं, बार बार उस सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा जो ज्यादा वोलेटाइल होता है। जो ज्यादा वोलेटाइल होता है उसका मोल फ्रैक्शन बार बार क्या होता है? बढ़ता जाता है। पहले से दूसरे कंटेनर में बढ़ेगा, दूसरे से तीसरे में जाएंगे तो फिर पी नॉट ए का मोल फ्रैक्शन फिर ए का बढ़ेगा, फिर अगले कंटेनर में फिर से बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते जाते जाते ए को हम लोग क्या कर सकते हैं? सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसको मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हेल्प से आपको समझाता हूं कि किस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से समझाता हूं, फिर मैं इसको लिखवा दूंगा आपको कि क्या मतलब है इसका। बस इतना समझो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से दो लिक्विड को सेपरेट करना है, जिसके अंदर जिस लिक्विड जो ज्यादा वोलेटाइल नेचर का लिक्विड होगा उसका मोल फ्रैक्शन बार बार क्या होता है? वेपर फेज में बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ पे YA ज्यादा है, फिर यहाँ पे y1a ज्यादा होगा, फिर अगले में y2a लिखेंगे। अगले कंडेंसर में अगर जोड़ोगे तो क्या लिखोगे? y2b, और y2a की वैल्यू y2b से क्या होगी? ज्यादा। फिर अगले में y3a y3b, तो y3a की वैल्यू फिर y3b से क्या होगी? ज्यादा। ऐसे धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन बढ़ते बढ़ते आखिरी में केवल और केवल क्या बच जाएगा? a बच जाएगा। इसको मैं अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से समझा रहा हूं, किस तरीके का प्रॉब्लम आता है और कैसे बढ़ता चला जाता है। एक कंफ्यूजन ये जरूर लोगों का होता है कि सर अगर XA की वैल्यू और XB की वैल्यू, भले ये पी नॉट ए ज्यादा वोलेटाइल है और ये कम वोलेटाइल है, तो लगता क्या है जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका ज्यादा बनेगा। ऐसा नहीं होता है ना, ये कॉन्सेप्ट गलत है। जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा वो वेपर फेज में ज्यादा नहीं बनेगा, जो ज्यादा वोलेटाइल होगा वो वेपर फेज में ज्यादा बनेगा। तो इसको मैं एक क्वेश्चन से भी प्रूव करके अभी दिखा रहा हूं। तो एक प्रॉब्लम कराता हूं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलो, तो एक उस पे न्यूमेरिकल करते हैं, फिर मैं थियरी उसका समझा दूंगा क्या होता है। एक न्यूमेरिकल से डाउट्स हम लोग दूर करते हैं। हमें क्या लगता है कि जिस सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, ऐसा लगता है लोगों को कि जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा वो ज्यादा वेपर में जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जिसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा होता है उसका वेपर फेज में ज्यादा बनता है। अब इसको मैं क्वेश्चन से करा रहा हूं कि कैसे बढ़ता चला जाएगा और कैसे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन बोला है फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन, दो वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन है कोई अपने पास, जिसमें हमें दे रहा है Na, ए के कितने मोल्स दे दिए? 2 मोल्स मान लो, और उसके पी नॉट ए की वैल्यू कितनी दे दी हमें? 300, और NB के मान लो आप कितने मोल्स दे दिए? 3 मोल्स, और इसके मान लो पी नॉट बी की वैल्यू कितनी दे दी? 200। इस तरीके से अब आप अगर यहां से देखें, है ना, ये लिक्विड हमने सॉल्यूशन बनाया है, दो वोलेटाइल लिक्विड, और हमसे क्वेश्चन का मान लो हमसे पार्ट पूछ रहा है। फर्स्ट पार्ट यही पूछ रहा है क्वेश्चन का, कैलकुलेट
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज इन ओरिजिनल सॉल्यूशन, इन ओरिजिनल सॉल्यूशन। पहला कोई पार्ट ये है कि मोल फ्रैक्शन ए और बी का निकालिए, किसमें, वेपर फेज में। किसमें निकालना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और सेकंड पार्ट मान लो बोल रहा है हमें कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन फर्स्ट कंडेंसेट, फर्स्ट कंडेंसेट, ठीक है ना। हमसे ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन में कि मोल फ्रैक्शन ए और बी का इन वेपर फेज निकालना इन ओरिजिनल सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज इन फर्स्ट कंडेंसेट। इसको भी वेपर फेज में निकालते हैं ना, इन वेपर फेज इन फर्स्ट कंडेंसेट, वेपर फेज इन फर्स्ट कंडेंसेट, फर्स्ट कंडेंसेट में भी निकालना है। तो देखो कैसे करोगे, एन ए पता है, एन बी पता है, पी नॉट ए और पी नॉट बी, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी निकालना है वेपर फेज में इन ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो ये तो सिंपल सा पार्ट है। आप यहां से देख सकते हो ए का अमाउंट कम है और बी का अमाउंट क्या है, ज्यादा। कौन इनमें से ज्यादा वोलेटाइल है, ए ज्यादा वोलेटाइल है। तो अगर ये ज्यादा वोलेटाइल है ना, तो भले ही मोल फ्रैक्शन ये क्या है, लेस वोलेटाइल, जिसके पी नॉट की वैल्यू ज्यादा होती है ज्यादा वोलेटाइल होता है ना। तो इसमें ये पी नॉट ए ज्यादा वोलेटाइल है किससे, बी से। लेकिन मोल्स मैंने देखो ए के कम डाले और बी के ज्यादा डाले हैं, तो आपको लग रहा होगा बी ज्यादा बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ए का अमाउंट ज्यादा बनेगा और ए धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, सेपरेट। कैसे हो रहा है देखो, अगर ओरिजिनल सॉल्यूशन की बात करो तो ओरिजिनल सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग पहले बात करते हैं। पहले हम लोग ओरिजिनल सॉल्यूशन को लेके चलते हैं। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग एक्स से निकालते हैं। एक्स से कैसे निकालोगे बताओ, एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। एन ए की वैल्यू कितनी, 2 अपॉन 2 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा, 2/5। ये 2/5 आ जाएगा। और एक्स भी अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, अगर ये 2/5 है तो 3/5 आ जाएगा। 3 मोल्स उसके नीचे दोनों का सम 3/5। तो अगर मोल फ्रैक्शन की देखो वैल्यू की बात करो तो ये एक्स बी की वैल्यू अभी क्या दिख रही है हमें, एक्स से ज्यादा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज मोर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है और ए का मोल फ्रैक्शन, जो भी हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन उठाया है इस सॉल्यूशन के अंदर एक्स ए की वैल्यू क्या है, एक्स बी से ज्यादा ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर। अब इन्हीं का वेपर बनेगा यहाँ पे। तो अब वेपर में देखो जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर में ज्यादा हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। ए ज्यादा वोलेटाइल है ना, तो ए का ज्यादा आना चाहिए। हम लोग निकाल लेते हैं ना, कैसे निकालेंगे बताओ। बताया मैंने कल तरीका, वाई ए और वाई बी का फॉर्मूला बताया था, लेकिन हम लोग डायरेक्ट ये रिलेशन से मैंने कहा था इससे कर लिया करो, ज्यादा आसान होता है। ध्यान है कल का, देखो ये वाई ए और वाई बी का ये फॉर्मूला था, पी नॉट एक्स ए बाई पी, पी नॉट बी एक्स बी बाई पी। लेकिन मैंने कहा था उससे ज्यादा इजियर होता है इससे सॉल्व करना, दोनों का रेशियो ले लिया करो, है ना। तो किसके बराबर आएगा, वाई ए अपॉन वाई बी क्या हो जाएगा बताओ, पी नॉट ए इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाई पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इससे कराया था मैंने कल। तो पी नॉट ए की वैल्यू कितनी डालोगे आप, 300 इंटू एक्स ए की जगह पे कितना, 2/5 डिवाइडेड बाई पी नॉट बी की वैल्यू कितनी डालोगे, 200 इंटू एक्स बी की वैल्यू कितनी डालोगे, एक्स बी की वैल्यू कितनी है, 3/5। तो ये देखो कितना आया, 600 हो जाएगा ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा, 600, है ना। तो मतलब 1:1 आ गया, 1/1 आ गया ना। तो 1/1 आने का मतलब बताओ क्या लिखोगे, वाई ए बराबर क्या लिखोगे, क्या बताया था मैंने, ऊपर 1 नीचे दोनों का सम 1+1। वाई बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/1+1, कल बताया था नहीं मैंने। तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना, 1/2। इसका मोल फ्रैक्शन कितना, 1/2। अच्छा 2/5 को क्या हम लोग 0.4 लिख सकते हैं, 0.4। और 3/5 को क्या हम लोग 0.6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा सा कंपेयर करो और देखो बेटा यहाँ पे वाई ए की वैल्यू कितनी आई है, 0.5 आई है क्या, वाई ए की वैल्यू कितनी, 0.5। और वाई बी की वैल्यू देखो जरा कितना आई है, ये भी 0.5 आया है क्या, क्या आया 0.5। क्या दिख रहा है, क्या दिखने में समझ में आया, एक्स ए की वैल्यू कितनी आई है, एक्स ए की वैल्यू 0.4 थी, एक्स ए की वैल्यू 0.4 थी। और वाई ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 0.5। मतलब वाई ए इज मोर देन एक्स ए हो चुका है क्या, वाई ए इज मोर देन एक्स ए। और देखो एक्स बी की वैल्यू कितनी थी, 0.6, एक्स बी की 0.6 और वाई बी की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5। मतलब वाई बी जो है वो कम हो गया है किससे, एक्स बी से, क्योंकि 0.6 से क्या आ गया, 0.5। क्या इसका मोल फ्रैक्शन घट गया वेपर फेज में और इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ गया,
एक बार और हम लोग कराते हैं, इस वेपर को हम लोग फिर से इकट्ठा करते हैं दूसरे कंटेनर के अंदर। फर्स्ट डिस्टिलेट में भी जाना है, उसमें भी मोल फ्रैक्शन पूछा है। तो जब इसमें लेकर जाओगे तो इसमें तो जो x1a और y1a होगा वो तो किसके बराबर हो जाएगा, वो तो सीधा सीधा इन दोनों के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। इसके अंदर जो सॉल्यूशन के अंदर का आएगा उसको हम लोग x1a और x1b लिखेंगे ना, ये किसके बराबर होगा, YA के बराबर, और ये किसके बराबर होगा, YB के बराबर। और इसका वेपर फेज में हमें निकालना है, तो वेपर फेज में फिर से देखना पड़ जाएगा। तो देखो XA का 0.4 था, XB का 0.6 था, अगले फेज में क्या हो गया, XA का 0.4 से बढ़ के 0.5 और XB का 0.6 से घट के कितना हो गया, 0.5। ये हमारा क्वेश्चन था कि पहले में आप बताइए क्या होने वाला है। तो फर्स्ट में हमें पता चल गया कि YA की वैल्यू XA से ज्यादा हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बिकॉज A इज मोर वोलाटाइल। ये क्या है, मोर वोलाटाइल लिक्विड था, है ना। मोर वोलाटाइल होने की वजह से उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ा है। और देखो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में बी का घटा है, बिकॉज क्यों घटा है, बिकॉज बी इज लेस वोलाटाइल। तो ये लेस वोलेटाइल होने की वजह से इसका क्या हो गया, घट गया, और दूसरे का क्या हो गया, बढ़ गया। ये बात समझे हम लोग पहले, क्यों घटा और क्यों बढ़ा हमारा। अच्छा सपोज करो हमसे प्रेशर भी अगर पूछ लेता कि आप प्रेशर भी कैलकुलेट करके बताइए कि प्रेशर कितना आएगा। फर्स्ट वाले में हमसे पूछ लिया अगर मान लो कि ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर का आप हमको प्रेशर भी कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा, तो प्रेशर निकाल सकते हो कि नहीं ओरिजिनल सॉल्यूशन में। कैसे निकालोगे, P0 एक्स ए प्लस P0 बी एक्स बी। तो इससे ओरिजिनल में वेपर प्रेशर की वैल्यू हम लोग P0 एक्स ए प्लस P0 बी एक्स बी निकालते हैं। तो कितना आ जाएगा, देखो जरा, P0 ए कितना है 300 इंटू एक्स ए कितना है 2/5 प्लस P0 बी कितना है हमारे लिए 200 इंटू एक्स बी कितना है 3/5। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से ये 150 का, ये 2/5 है ना, तो ये कितनी बार में जाएगा 60 ना। तो 60 का 2 गुना 120 हो जाएगा, और ये 40 का 120, मतलब ये कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। कितना प्रेशर आ रहा है, 240 आ रहा है। अच्छा इसको जब हम लोग इकट्ठा करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, प्रेशर और बढ़ जाएगा, क्योंकि मोर वोलाटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है ना, तो उतना ज्यादा वोलाटाइल नेचर है तो वो मोल फ्रैक्शन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है ना। अब देखो सेकंड पार्ट को कैसे करोगे। सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज इन फर्स्ट कंडेंसेट। फर्स्ट कंडेंसेट में बताना है कि जब अगले डब्बे में इकट्ठा करोगे तो यहाँ पे वेपर प्रेशर की क्या वैल्यू होगी। तो कैसे निकाला जाए, तो हमें तो पता ही है कि जो x1a होगा फर्स्ट कंडेंसेट के अंदर क्या होगा, x1a यहाँ लिख देता हूं मैं पहले। ये हम लोग अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, फर्स्ट कंडेंसेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडेंसेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, और हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि y1a की वैल्यू बताइए कितनी होगी और y1b की वैल्यू कितनी होगी। फर्स्ट कंडेंसेट के अंदर वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो सीरीज में चलता जाता है ना, एकदम सिंपल सा टॉपिक है, कोई टफ नहीं है। तो हमें बस y1a और y1b की वैल्यू पता करनी है। क्या करना है, इनको निकालने के लिए हमें फर्स्ट कंडेंसेट की बात करूं, देखो यहाँ पे मैं बना ही देता हूँ एक डायग्राम। देखो ये हमारे लिए ओरिजिनल सॉल्यूशन वाला था जिसमें हमें एक्स ए और एक्स बी पता था, और यहाँ से हमें वाई ए और वाई बी पता चला। अब इस वाई ए वाई बी को हमने उठा के एक दूसरे कंटेनर में डाल दिया है, ठीक है ना। इसको हमने एक दूसरे कंटेनर में डाल दिया है, और इसके अंदर जो आया है उसको हमने क्या लिखा है, x1a और x1b लिखा है। और हमारे लिए ये क्या है, y1a और y1b। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछिए y1a और y1b की वैल्यू क्या होगी। तो अभी जैसा मैंने समझाया, यही y1 ya x1a के बराबर होगा और यही yb x1b के बराबर होगा, क्योंकि यही वेपर तो इकट्ठा किया गया है ना यहाँ पे। तो पहले तो हम लोग x1a जो है वो किसके बराबर होगा, ya के बराबर, और जो x1b होगा वो किसके बराबर होगा, yb के बराबर। पर हमें तो कैलकुलेट क्या करना है, y1a और y1b कैलकुलेट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ कैलकुलेट किया था वैसे यहाँ लगा देंगे। क्या करेंगे हम लोग, y1a अपॉन y1b लगा देते हैं, y1a अपॉन y1b, जैसे यहाँ फॉर्मूला लगाया था। क्या हो जाएगा, P0a इंटू, यहाँ पे ya था तो x था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1a अपॉन क्या P0b इंटू x1b। बस ठीक है ना। y1a निकालना है तो देखो जब इसका निकालोगे तो इनकी हेल्प से निकलेगा, और जब ये निकालना था तो इनकी हेल्प से निकला था, तो ये लगा दिया सिंपली। तो P0a की वैल्यू तो हमें मालूम है ना, P0a कितना दिया था हमें, 300 दिया है, P0a की वैल्यू 300 दिया था।
तो ये 300 हो जाएगा इंटू x1a की वैल्यू अभी हमने निकाली है ना, x1a जो होगा y a के बराबर होगा, तो y a की वैल्यू कितनी आई है 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई पी नॉट बी की वैल्यू कितनी दी है 200 इंटू x1b की वैल्यू भी हमने निकाली, x1b किसके बराबर है yb के, और yb हमारे लिए कितना आया था 1/2, तो देखो 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 3/2। अगर ये 3/2 है तो क्या यहाँ से y1b बता सकते हैं, y1a बता सकते हैं, पहले कितना होगा आप y1a इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे 3 और नीचे दोनों का सम 3 + 2, तो ये कितना आ गया 3/5, ठीक है। और इसी तरह से y1b अगर मैं पूछूं तो y1b को कितना लिखोगे 2 लिखोगे ऊपर और नीचे दोनों का सम 2 + 3, तो ये कितना आ गया 2/5। अच्छा 3/5 को हम लोग क्या 3/5 को 0.6 लिखेंगे, 3/5 का मतलब क्या होता है 0.6, और क्या 2/5 को हम लोग 0.4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0.4। अब मुझे बताओ y1a क्या ya से बड़ा है कि छोटा है, y1a की वैल्यू को आप कंपेयर करते हैं और y1b की वैल्यू को पीछे वाले से कंपेयर करो, तो देखो y1a की जो वैल्यू आई y1a इज नाउ ग्रेटर देन किससे ya से, y1a की वैल्यू फिर क्या हो गई बढ़ गई किससे ya से। और y1b की बात करूं अगर मैं y1b की बात करूं तो y1b की वैल्यू 0.4 हो गई, पहले कितनी थी 0.5, मतलब y1b घट गया क्या yb से, तो क्यों ऐसा क्यों हुआ देखो जरा, क्या ये समझ में आया, ए ज्यादा वोलाटाइल है, देखो ए क्या है ज्यादा वोलाटाइल है 300 है और ये लेस वोलाटाइल है, जो ज्यादा वोलाटाइल है उसका पहले मोल फ्रैक्शन 0.4 भले ही था और लेस वोलाटाइल का ज्यादा था, लेकिन जब वेपर फेज में गए तो वेपर फेज में जो ज्यादा वोलाटाइल है उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ गया और जो लेस वोलाटाइल था उसका मोल फ्रैक्शन घट गया, और फिर से एक बार हमने कंडेंसेट करा दिया उसे, फिर से कंडेंसेट कराने के बाद क्या दिखाई दिया, जो ज्यादा वोलाटाइल है उसका मोल फ्रैक्शन फिर बढ़ गया और जो लेस वोलाटाइल था उसका मोल फ्रैक्शन फिर से क्या हो गया घट गया। क्यों ऐसा हो रहा है, तो क्या ऐसे समझ में आ रहा है, ये देखो ये मोर वोलाटाइल है ना, ए इज मोर वोलाटाइल, ए इज मोर वोलाटाइल, और बी क्या हो गया बी इज लेस वोलाटाइल। तो जो सब्सटेंस ज्यादा वोलाटाइल होता है उसका मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है बढ़ता जाता है। अब अगर मैं पूछूं ए और बी के बारे में बताओ कि ए का क्या हाल है और बी का क्या हाल है ना, अगर मैं यहाँ पे सीरीज पूछूं कि मोल फ्रैक्शन के बारे में आप बताओ तो क्या होगा, तो देखो मोल फ्रैक्शन के बारे में अगर चलोगे, ओरिजिनल की बात करते हैं हम लोग, ओरिजिनल मोल फ्रैक्शन हमने किससे लिखा है एक्स से, तो एक्स की वैल्यू ओरिजिनली कितनी आई थी 0.4 आई थी, देखो मोल फ्रैक्शन ए का कितना आया था 0.4 आया था और बी का कितना आया था 0.6, ओरिजिनल ये वैल्यू आई थी, ठीक है ना, ओरिजिनल सॉल्यूशन में नीचे। जब उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो उसको हमने क्या लिखा है y लिखा है, वेपर फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट किया है तो क्या है y, और y की वैल्यू कितनी आई है, इसका तो 0.5 आया और इसके लिए कितना आ गया 0.5, इसके लिए भी आ गया, ठीक है ना। और फिर इस y को हमने इकट्ठा किया था यहाँ पे, तो उसी को x1a और x1b भी बोला था हमने, और इससे हमने बाद में क्या बनाया y1a और y1b, तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y1 मतलब फर्स्ट कंडेंसेट में, तो फर्स्ट कंडेंसेट में इसकी वैल्यू कितनी आई है देखो जरा 0.6 आई है और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 0.4, 0.6 आ गया और 0.4, तो क्या आपको समझ में आ रहा है, देखो ये 0.4 से 0.5 बढ़ता जा रहा है, क्या वैल्यू ए की वैल्यू देखो पहले 0.4 थी, 0.4 से कितनी हो गई 0.5, 0.5 से बाद में कितनी हो गई 0.6, और ये वैल्यू देखो घटती जा रही है, क्या पहले 0.6 से कितना हो गया 0.5, फिर 0.5 से 0.4, क्या समझ में आ रहा है। अगर मैं मान लो y सेकेंड कंडेंसेशन की बात करूं, जब इसको हम लोग फिर से इस वेपर को निकाले और हमने एक और कंटेनर लिया उसके अंदर इकट्ठा किया, तो ये सॉल्यूशन में जो लिक्विड फॉर्म में जाएगा वो तो यही वैल्यू जाएगी, वेपर में अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कराऊं तो क्या ये मैं कह सकता हूं ये जो वैल्यू आएगी वो 0.6 से अब बड़ी आएगी, 0.6 से बड़ी वैल्यू आने वाली है जो आएगी, और ये मैं कह सकता हूं क्या ये 0.4 से छोटी वैल्यू आने वाली है ना, उल्टा कर दिया मैंने, देखो ये 0.6 से बड़ी वैल्यू मिलने वाली है और ये 0.4 से क्या मिलने वाली है छोटी वैल्यू। तो जो ज्यादा वोलाटाइल सब्सटेंस होता है ना, जो ज्यादा वोलाटाइल, इनमें कौन ज्यादा वोलाटाइल था ए मोर वोलाटाइल था ना, जो ज्यादा वोलाटाइल सब्सटेंस होता है उसका मोल फ्रैक्शन बार बार हर स्टेप में क्या होता है बढ़ता जाता है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट यही है कि उस सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन बार बार बढ़ता जाएगा जो ज्यादा वोलाटाइल रहेगा। तो आप देख सकते हैं शुरू में 0.4 भले ही था और शुरू में इसका 0.6 था, लेकिन बाद में इसका बढ़ के
0.5 हो गया, फिर से बढ़ के 0.6। अगली एक बार और कंडेंस कराओगे तो उसमें फिर 0.6 से भी वैल्यू बढ़ेगी। फिर बढ़ते बढ़ते क्या ये वैल्यू कभी तो 1 के पास पहुंच जाएगी, और जब 1 के पास कोई वैल्यू पहुंच गई इसका मतलब उसके अंदर केवल और केवल क्या मौजूद है, ए मौजूद है। और अगर केवल और केवल ए मौजूद है मतलब हमने ए को क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये ना काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। आपको एक चीज और मैं बताऊं, ये तो हमने प्रेशर जो निकाला, ये प्रेशर किस में निकाला था, ओरिजिनल सॉल्यूशन में। हमसे पूछ सकता है कि जो नया सॉल्यूशन बना है ना उसका वेपर प्रेशर निकालिए, जो फर्स्ट कंडेंसेट के अंदर का प्रेशर बताइए कितना होगा। तो फर्स्ट कंडेंसेट के अंदर का प्रेशर कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला लगाओगे बताओ। फर्स्ट कंडेंसेट का प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दे क्या हम लोग, कौन सा फॉर्मूला लगा दे, P इज इक्वल टू क्या लगा दे, P नॉट ए x1 ए प्लस P नॉट बी x1 बी, ये लगा देते हैं फॉर्मूला। इसके अंदर फर्स्ट कंडेंसेट के अंदर हमसे प्रेशर पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, P नॉट ए x1 ए प्लस P नॉट बी x1 बी। और P नॉट ए की वैल्यू कितनी है बताओ, P नॉट की वैल्यू तो हमारे पास पता ही है 300, इंटू x1 ए की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी आई थी, x1 ए की वैल्यू कहाँ गई, x1 ए वाई ए के बराबर ही है, मतलब वो 0.5 है, 0.5 मतलब 1/2, प्लस P नॉट भी कितना है 200 दिया है ना, 200, P नॉट भी कितना दिया है 200, और वाई बी की वैल्यू भी कितनी है 1/2। तो ये देखो जरा, ये कितना आ जाएगा 150, और ये कितना आएगा 100, और ये कितना आने वाला है 250। देखो ये वैल्यू कितनी हो गई 250, ये वैल्यू कितनी हो गई 250, और पहले वैल्यू कितनी आई थी 240। तो क्या 240 से 250 ज्यादा है, तो ये बढ़ क्यों गया, सवाल ये पूछ ले कि ये वेपर प्रेशर बढ़ क्यों गया है, फर्स्ट कंडेंसेट के अंदर का वेपर प्रेशर बढ़ क्यों गया। तो फर्स्ट कंडेंसेट के अंदर का वेपर प्रेशर इसलिए बढ़ गया है क्योंकि मोर वोलाटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ चुका है ना। देखो ये ज्यादा वोलाटाइल था, उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ गया, अगले में और बढ़ गया, अगले में और बढ़ेगा, बढ़ता ही जा रहा है उसका मोल फ्रैक्शन। तो अगर मोर वोलाटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका ज्यादा फ्रैक्शन होगा तो ज्यादा ही वेपर में कन्वर्ट होगा, और जितना कन्वर्ट होगा तो वेपर प्रेशर की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। अच्छा, सेकंड कंडेंसेट में वेपर प्रेशर पूछता तो पहले में 240, फिर 250, अगले में 250 से भी ज्यादा था, फिर ज्यादा था, ऐसा होता जाता, वो आखिरी तक पहुंचते पहुंचते उसकी वैल्यू कहां तक पहुंच जाती, 300। ये देखो 240 से 250 पहुंचा, फिर 250 से ज्यादा होता, फिर इससे ज्यादा ज्यादा होते होते कहां तक पहुंच जाता, 300 तक पहुंच जाता, क्योंकि ए मैक्सिमम कितना प्रेशर दे सकता है 300। और जैसे ही 300 पहुंच गया ये प्रेशर की वैल्यू, इसका मतलब उसके अंदर अब केवल और केवल क्या मौजूद रहेगा, ए मौजूद रहेगा। और इस तरीके से हमने दो लिक्विड को क्या कर लिया है, सेपरेट, ए अलग हो गया और बी क्या हो गया, अलग हो गया। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ, है ना, किस तरीके से किया है ना। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो क्वेश्चन हमसे न्यूमेरिकली क्या हमको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकली हमसे कभी मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछ ले, ओरिजिनल सॉल्यूशन में तो निकालने आता ही है। मोल फ्रैक्शन अगर फर्स्ट कंडेंसेट में पूछ ले या फर्स्ट डिस्टिलेट में पूछ ले हमसे, तो क्या करना पड़ेगा, इसका जो वेपर फेज में आता है ये इनका सॉल्यूशन फेज में हो जाएगा, जो इसका वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है इनका सॉल्यूशन फेज में, और फिर इसकी हेल्प से इसके वेपर फेज में निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। अगले का पूछे तो फिर इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं उसका बस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपका लिख देता हूं, नेक्स्ट पार्ट में लिख देता हूं। तो हम लोग समझ ही गए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब क्या है, दो वोलाटाइल लिक्विड को क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है, ठीक है। और उन दोनों को सेपरेट करने का ही कॉन्सेप्ट हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। और कैसे सेपरेट करोगे, जिस सब्सटेंस का मतलब दोनों का वोलाटाइल नेचर अलग होना चाहिए, एक ज्यादा वोलाटाइल होना चाहिए, एक कम वोलाटाइल। जो ज्यादा वोलाटाइल सब्सटेंस होता है उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में ज्यादा होता है, फिर अगली बार उसको इकट्ठा करोगे, फिर से वेपर बनाओगे, फिर से इसमें मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, फिर इस वेपर को अगले कंटेनर में अगर इकट्ठा करें और फिर उसका वेपर बनाएंगे तो उस वेपर में फिर से मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। और ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, लगातार बढ़ता जाता है, जो कि एक न्यूमेरिकल से मैंने अभी समझाया। ये मोल फ्रैक्शन बार बार क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ते बढ़ते कभी ये वैल्यू 1 के बाद पहुंच जाएगी, जब 1 पहुंच जाएगी तो उसके अंदर केवल और केवल क्या मौजूद रहेगा, ए और बी क्या हो जाएंगे अलग, और उसका प्रेशर कितना पहुंच जाएगा 300। प्रेशर लगातार क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर हमसे कभी मिल जाए कि फर्स्ट कंडेंसेट में प्रेशर बताइए, तो इस तरीके से कैलकुलेट करोगे आप, है ना। फर्स्ट कंडेंसेट में निकालना है तो ये वैल्यू चाहिए, और ये वैल्यू के लिए तो हमें पता ही है कि इसका जो वेपर फेज में आएगा
क्या समझे? देखो फर्स्ट कंडेंसेट में, अब एक बार मैं समराइज कर रहा हूं, तुरंत ध्यान से समझिए इसे क्या कह रहा हूं। अगर फर्स्ट कंडेंसेट में अगर या फर्स्ट डिस्टिलेट में हमसे पूछ ले कि प्रेशर कितना होगा, वेपर प्रेशर कितना होगा, तो क्या करोगे, यहां से मोल फ्रैक्शन YA और YB की वैल्यू पहले निकाल लेना, और यही YA और YB किसके बराबर होता है, X1A और X1B, तो यहाँ पे बस इस वैल्यूज को डाल दोगे तो आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है बुकलेट में इस तरीके के, मैं आज दे दूंगा होमवर्क लिख के कि कौन कौन से अटेम्प्ट करो। X1A और X1B तो निकल ही जाएगा, YA और YB मिलते ही, तो YA और YB आपको मिल गया, तो X1A और X1B की वैल्यू पता है, और ये जैसे ही पता चल गई तो हम लोग फर्स्ट डिस्टिलेट में, सेकंड डिस्टिलेट में पूछेगा तो क्या करोगे, तब हमें Y1A और Y1B निकाल लिया हमने यहां से। अगर हमें Y1A और Y1B पता है तो ये अगले का क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर मोल फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है ना। तो प्रेशर हमसे एक पूछ सकता है कि फर्स्ट कंडेंसेट में प्रेशर बताओ, तो इस फॉर्मूले से निकालना हमसे पूछ सकता है। फर्स्ट कंडेंसेट के अंदर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालो, तो भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे ये समझाया मैंने अभी, इसी की हेल्प से, इनकी हेल्प से ये डेटा पता करना है, ये रेशियो लेके इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके के इसमें न्यूमेरिकल्स जो बनेंगे इस तरीके से बनेंगे। और कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, जो मैंने आपको समझाया उसे मैं अब लिखवा देता हूं, है ना, कि क्या हमको ध्यान में रखना है चीजें। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बस हमें यही बोलता है, लिख देता हूं मैं फिर से। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमने क्या सीखा, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमें यही बता रहा है, इसमें मैं लिख देता हूं, विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, with the help of fractional distillation, mixture of two volatile liquid, mixture of two volatile liquids is separated। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, इज सेपरेटेड। और बोल सकते हैं हम लोग इट इज एप्लीकेबल, ये केवल और केवल आइडियल सॉल्यूशन को ही सेपरेट किया जा सकता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कभी सेपरेट नहीं किया जाता। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, ये कॉन्सेप्ट कल की क्लास में आएगा। तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें आइडियल सॉल्यूशन होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसको मैं कल पढ़ाऊंगा। तो अभी तो मैं बस ये लिख रहा हूं, इट इज एप्लीकेबल। और क्यों नॉन आइडियल को हम लोग नहीं कर पाते हैं सेपरेट, वो भी कल मैं सब बताऊंगा कॉन्सेप्ट उसका। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन, इट इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन, एंड ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। और किस आइडियल सॉल्यूशन का, जिनमें दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, डिफरेंट हो। एंड एप्लीकेबल ओनली फॉर those liquid mixture which has difference in volatile nature, जिनके वोलाटाइल नेचर में क्या हो, डिफरेंस है। और वोलाटाइल नेचर में डिफरेंस होने का मतलब डेट इज डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, उनका क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट ये लोग, डेट इज डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, डेट इज डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। और एक चीज और, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। और एक नोट बना के ध्यान रखिएगा एक चीज, कि मैंने जो समझाया अभी आपको, जो सब्सटेंस ज्यादा वोलाटाइल होता है मोल फ्रैक्शन उसका क्या होगा, लगातार बढ़ता जाएगा। जो सब्सटेंस मोर वोलाटाइल होता है उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में लगातार क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। और वो बढ़ता चला जाएगा तो उस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखना, वेपर फेज will always be richer, vapor phase always be richer in the component which will be more volatile, जो कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल होता है
वेपर फेज में उसका वो रिचर मतलब उसका मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट का क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वेपर फेज ऑलवेज बी रिचर इन द कंपोनेंट विच विल बी मोर वोलाटाइल। मोर वोलाटाइल कंपोनेंट हमेशा वेपर फेज में क्या रहेगा, उसका हमेशा मोल फ्रैक्शन ज्यादा बनेगा। तो आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिलेशन कर लिया है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे करना है ये हमने, एक तो ये ग्राफ देखा किस तरीके से, ग्राफ का मतलब क्या है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया काफी अच्छे से, है ना। पूरा 1 घंटा मेरा इसी में चला गया समझाने में। तो टॉपिक को अच्छे से सुनिए, ध्यान रखिए किस तरीके से किया है। इसके अंदर जो ज्यादा वोलाटाइल होता है उसका वेपर फेज में ज्यादा मोल फ्रैक्शन बनता है, और यही वेपर कंडेंस करोगे तो इस सॉल्यूशन के अंदर भी यही मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन के बन जाएंगे, और इस सॉल्यूशन की हेल्प से हम लोग इनके मोल फ्रैक्शन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कल का तरीका था उसी तरीके से। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू भी मैंने समझा दिया किस तरीके से मोल फ्रैक्शन प्रेशर बढ़ता जाएगा लगातार 240 से 250, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ते बढ़ते वो कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू तक 300 तक जाएगा वो, क्योंकि मोर वोलाटाइल सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है ताकि उसको बाद में सेपरेट आउट कर सके हम लोग। तो बस आज का लेक्चर यहीं, और ये ध्यान रखिए कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं रोकता हूं मैं, और कल की क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे आइडियल गैस और रियल गैस होते थे ना, वैसे ही आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं। तो कल की क्लास में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपको स्टार्ट करता हूँ। चलिए, तो यहाँ तक कर लो, और आज मैं बुकलेट के कुछ क्वेश्चंस डाल देता हूँ, उनको होमवर्क के फॉर्म में कर लेना। चलिए, थैंक यू।